गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, परसों सेनेट इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपना फैसला आज सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं, इसलिए मौजूदा तरीकाकार के मुताबिक ही होंगे। हुकूमत और अपोजिशन ने इस फैसले की अपने मफादात और अपने फहम के मुताबिक तशरीह कर ली है और बज़ाहिर दोनों फरीक खुश नजर आते हैं। तो आखिर जीता कौन? इसी सवाल से आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे। दूसरा मौजू है बिलावल भुट्टो की मुत्तहिदा को अहम पेशकश का। बिलावल ने न सिर्फ पीडीएम में शमूलियत की दावत दी, बल्कि मुत्तहिदा के मुकाबले में अपने उम्मीदवार भी दस्तबरदार कराने की ऑफर कर दी। ये पैकेज कितना पुरकशिश है? क्या इतना पुरकशिश है कि मुत्तहिदा हुकूमत से आंखें फेर लें? और आखिर में बात कोरोना की तीसरी लहर के खदशे की। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब, तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सुनैर आज़र हमें ज्वाइन कर रही हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जैगम खान साहब भी हमारे प्रोग्राम में आज शामिल है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है। अदालत ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं, इसलिए ये इलेक्शन आइन के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले को हुकूमत अपनी जीत करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इसे अपनी फतह से तशबीह दी जा रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों जमातों की तरफ से इसको अपनी जीत कहा जा रहा है, तो किसके मौक़िफ़ की जीत हुई है? नासिर बेग चुगताई साहब। ये आइन की जीत है, सीधी सीधी बात है। बहुत से लोग थे जो इस आइन की 2286 को खराब करना चाहते थे और किसी की हल्की हल्की ख्वाहिश नजर आती थी कि कोई नजर ज़रूरत भी आ जाए साथ में। किसी की ख्वाहिश थी कि इसको हज़फ ही कर दिया जाए और सिर्फ लॉ के तहत, कानून के तहत, एक्ट के तहत इंतखाबात हों, जिसमें हमें परमिशन मिल जाए कि हम शो ऑफ हैंड के ज़रिए या ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात कराएं। ये सब बातें थी। इसके लिए पहले रेफरेंस गया, फिर ऑर्डिनेंस आया और फिर बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में। इतनी घबराहट में, अफरा तफरी की हालत थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की 20 नशिस्तें हुई हैं, उसमें बहुत तगड़े, मैंने 23 दिसंबर को कहा था इसी प्रोग्राम में, और जो मैं आज कह रहा हूँ कि आइन जीता है, तब भी मैंने कहा था कि आइन की कामयाबी होगी और सुप्रीम कोर्ट आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। हम सब ने इस बात पे इत्तफाक किया था कि सुप्रीम कोर्ट का राइट ही नहीं बनता, ये दायरा राइट नहीं बनता। वो वापस कर सकती है प्रेसिडेंट को कि जी हमारा काम नहीं है, पार्लियामेंट में भेज दें। वो मुस्तरद कर सकती है या वो कह सकती है कि आइन के तहत इंतखाबात कराएं। तो उन्होंने वही किया कि आइन के तहत इंतखाबात कराएं। तो मेरा ख्याल है आइन की जीत हुई है। बहुत अच्छी बात है कि आइन जीत रहा है पाकिस्तान में। खुदा करे ऐसी होता रहे। मैं और इलेक्शन कमीशन का भी एक बड़ा मौक़िफ़, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने आया सुप्रीम कोर्ट में, और 2 बार सामने आया कि हम आइन से हटकर कोई काम नहीं कर सकते। फिर जाहिर है सिंध बार वाले हैं, दूसरे हैं, एक अच्छी डिबेट रही। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सबसे बेहतरीन फैसला जस्टिस याया आफरीदी का है कि ये गैर कानूनी लॉ पॉइंट था। लॉ पॉइंट था ही नहीं, इसको हमें सुनना ही नहीं चाहिए था, इसको हमें वापस कर देना चाहिए था। सबसे आला फैसला हुआ है और जाहिर अक़लियती फैसला है। 370 का है, उन्होंने दे दिया। जैसे कि 370 का 226 भी है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सिवा तमाम इंतखाबात खुफिया होंगे। तो अब बाकी जो फतेह का ऐलान कर रहा है, करने दें उसको। आप वो होता रहेगा, इलेक्शन कमिश्नर देख लेगा कि उसे किस तरह वोट को बताना है। कि जाहिर सी बात है, वो ही तो नहीं कहेगा सबको वोट दिखाएगा। वो कोई तरीक़ा कार्ड निकालेंगे, कैसा निकालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी नहीं किया है, इस पर एडवाइस किया है कि आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। वो इख्तियारात लिखे हुए इलेक्टोरल रोल्स में, बाकी सब में। और अगर कोई नया इख्तियार चाहिए तो उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है। ठीक है जनरल साहब, पीडीएम तो पहले से ये चाहती थी कि सीक्रेट बैलेट हो। दूसरी जानिब अगर गवर्नमेंट को देखें तो हुक्मरान जमात का वफ्द आज गया है इलेक्शन कमीशन। क्या हुक्मरान जमात सेटिस्फाइड है इस फैसले से, या बस ऊपर से वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खुश हैं? देखिए, जो तब्दीली भी मांगी थी हुक्मरान जमात ने, उसका बुनियादी रीजन, जो वजह उन्होंने दी थी, वो यही थी कि जनाब वोट बिकना नहीं चाहिए। वोट बिकता है, उससे लाजमी बात है कि करप्शन को फरोग मिलता है। तो वो एक पॉइंट था जिसको एड्रेस करना था। ये तो सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट इस पर राय दे सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और कुछ कह नहीं सकता। तो ये आज भी इसे फैसला नहीं कहना चाहिए, ये एक राय है जो उन्होंने दी है।
और इसमें उन्होंने इनफैक्ट मुतहर्रक किया है इलेक्शन कमीशन को कि आप, एक तो उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक दिया उनके कहने पे, और दूसरा ये कि आप इसमें मैकेनिज्म डिवाइस करें जिसके जरिए वोट का जो बिकना है वोट का वो रोका जा सके। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से अगर करप्शन रोकना मकसद था तो फिर तो सबकी जीत है इसमें, हम सब चाहते हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि करप्शन नहीं हो, करप्शन जो है होनी चाहिए। तो आइन में तब्दीली हो नहीं सकती थी। तो मेरा ख्याल है एक राय का इजहार है, इसको बहुत बारीक बीनी से अगर हम देखें तो कोई ऐसी चीज इसमें खास नजर नहीं आती जिसमें कि कोई क्लेम कर सके कि जी इसमें बहुत कोई तब्दीली आ गई। ये स्टेटस को है, इसके साथ हदायत हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को पूरी करनी होगी, और देखते हैं। उससे लगता यही है कि पहले की निस्बत शायद इलेक्शन जो है वो बेहतर हो इस लिहाज से कि वोट बेचना लोगों के लिए मुश्किल हो, क्योंकि ये सोसाइटी मुतहरक हो गई है और इस पर काफी सारी बातचीत चल निकली है। इलेक्शन कमीशन भी मोहतात होगा, तो अगर ये हो जाती है कम, इससे करप्शन या बिकने का काम रुकता है, बड़ी अच्छी बात है, हम सबके लिए जीता ही। ठीक है जुनैरा, जनरल साहब ने कहा कि ये फैसला नहीं सिर्फ एक राय है, लेकिन ये राय 4-1 के तनासुब से दी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालत की तरफ से जो कहा गया उसमें वो बड़े क्लियर है। आप क्या तबसरा करेंगे इस फैसले पर? वेल, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुरू दिन से catch-22 की सिचुएशन में थी, क्योंकि एक एम्बियंस इस तरह का बन गया है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह का बन गया है कि हर कोई छोटे से छोटा मामला, बड़े से बड़ा मामला लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। वो मामलात भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बनते नहीं है, प्रोरोगेटिव नहीं है उनका। उसकी एक वाहिद वजह, ऑफ कोर्स वी ऑल नो एंड एग्री ऑन दैट, कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हुआ हुआ है। अब सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करती? सुप्रीम कोर्ट राय ही दे सकती थी। अब आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय होती है वो भी जजमेंट ही होती है, उसको उसी तरह उस तनाजुर में लेना चाहिए। आई डोंट नो ये बात कितनी सही है या नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्मार्टली इदारों को अपना किरदार अदा करने का कहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन आता है इन दिस केस। अब इलेक्शन कमीशन को पिछले 5 साल से या 10 साल से किसने रोका हुआ है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना कराए? या आज जो टेक्नोलॉजी की बात पीटीआई की गवर्नमेंट में हो रही है, कल को बात होगी कि जो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई थी वो फ्रॉम द डे वन रिग्ड थी, उसमें शुरू से कोई मैल सॉफ्टवेयर था या कुछ था। तो ये सारे काम हैं इलेक्शन कमीशन के, और वो ये बात भी हुई कि एक आईनी इदारा दूसरे आईनी इदारे को डायरेक्टिव नहीं दे सकता। तो बात आके ख़त्म होती है आपके जो इदारे हैं वो कितने फंक्शनल हैं और कितने प्रोएक्टिव हैं। इस सारी प्रोसीडिंग में इलेक्शन कमीशन वाज एट द वीकेस्ट विकेट। जो उनके आर्गूमेंट्स थे, अगर आप सारी प्रोसीडिंग्स फॉलो करें तो बड़े वीक आर्गूमेंट्स थे, और बहुत बहुत झाड़ भी पड़ी उनको, उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे जजेस की तरफ से उनको। तो ये काम तो इनका ही है। हाँ, अच्छी बात होती है ओपन हो जाता, मैं तो बहुत खुश होती अगर ऐसा हो जाता, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आइन जिस शक्ल में है उस शक्ल में रहते हुए आप कैसे इसको फ्री एंड फेयर कर सकते हैं? दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन फॉर मी। ठीक है सरवर्दी साहब, अगर फैसले को देखा जाए, जस्टिस याहिया अफरीदी का उसमें इख्तलाफी नोट शामिल है, लेकिन बाकी 4 जजेस ने जो डिसीजन दिया है या जो राय दी है उसमें आर्टिकल 218, 220 और 222 का जिक्र है, यानी कि इदारों को उनके काम और इख्तियार से मुताल्लिक ही बताया गया है। क्या ये इंडोर्समेंट नहीं है जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट की? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन में बहुत एम्बिग्विटी है और ये कोई क्लियर डिसीजन नहीं है। देखें ना, दोनों फ्रीकैन तालियां बजा रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं, तो एम्बिग्विटी तो मौजूद है, क्लियर कट राय नहीं दी। देखें ना, आप कहते हैं जी सीक्रेट बैलेट से होगा, लेकिन ये सीक्रेसी जो है ये एक इंडेफिनिट नहीं हो सकती। भाई जिस सीक्रेट बैलेट, अगर सीक्रेसी इंडेफिनिट नहीं है तो वो सीक्रेसी नहीं है। अगर मैंने किसी को वोट डाला है और वो बाद में पता लग सकता है कि मैंने किसको डाला है, तो फिर सीक्रेट बैलेट का तो सारा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप हो गया ना। 24 घंटे की सीक्रेसी होगी, 48 घंटे की होगी, 72 घंटे की होगी, तायात होगी, 5 साल होगी। मतलब आपने सीक्रेट बैलेट का सारा कॉन्सेप्ट ही आज कोलैप्स कर दिया। और अब आप कहें जी आइन के तहत फैसला हुआ है, आइन में तो जो सीक्रेट बैलेट है वो इंडेफिनिट है। इसका मतलब है उन्होंने आइन से आज छेड़छाड़ की है और ये फैसला जो है ये आइन में इंटरवीन किया गया है। और नज़रिया ज़रूरत के तहत, जैसे हमारी अदलिया इससे पहले भी आइन में इंटरवीन करती रही है
कभी आमरों को आइन में तरमीम की इजाज़त भी देती रही है, कभी नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले देती रही है। तो मैं तो आज के फ़ैसले को भी उसी तसलसल में देखता हूँ, क्योंकि ये आइदर ही है या शी है। ये ट्रांसजेंडर फैसला तो नहीं हो सकता कि सीक्रेट बैलेट भी होगा लेकिन सीक्रेसी इंडेफिनेट नहीं होगी, पता लग जाएगा तो फिर सीक्रेट बैलेट नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए थे, वो शो ऑफ हैंड नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने कान को दूसरी तरफ से पकड़ के शो ऑफ हैंड का ही फैसला दे दिया है। अब सब इलेक्शन कमीशन पे चढ़ गए हैं कि आप बार कोड लगा दें, आप उसके ऊपर ये कर दें, आप वो कर दें। मसला तो इतना है कि किसने किसको वोट डाला है ये पता लगना चाहिए। तो अगर ये पता लगना चाहिए तो सीक्रेसी खत्म हो गई, फिर सीक्रेट बैलेट तो ना रहा, फिर तो ओपन शो ऑफ हैंड करा लें, लिस्टें दे दें, तनासुब से करा लें, फिर तो मेरा मतलब है सारा कॉन्सेप्ट सेनेट के इलेक्शन का कोलैप्स कर गया। लिहाजा मैं इसको एक दूसरी तरह देखता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि आज आइन से छेड़छाड़ की गई। ठीक है, ज़ैगम खान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी है सरवर्दी साहब ने, लेकिन एम्बिग्विटी की बात कर रहे हैं तो नियाज़ अहमद केस का भी इसमें हवाला दिया गया, क्या उसकी रोशनी में इसकी वजाहत मुमकिन नहीं है? सरवर्दी साहब ने एम्बिग्विटी की बड़ी दिलचस्प एम्बिग्विटी के हवाले से बताया। देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन की अदालत लगी हुई थी और एक बंदा शिकायत लेकर आया, मुल्ला ने उसकी शिकायत सुनी और कहा तुम ठीक कहते हो। अब जिस पे शिकायत लगाई थी, जिसकी शिकायत लगाई थी, वो अपनी कहानी सुनाने लग गया तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा हाँ तुम ठीक कहते हो। जो लोग सब मौजूद थे वो चिल्लाने लगे कि हुजूर कैसे हो सकता है कि शिकायत करने वाला भी ठीक कह रहा है, जिसकी शिकायत की गई है वो भी ठीक कह रहा है। तो मुल्ला ने कहा हाँ तुम भी ठीक कहते हो। इस वक्त तो लगता है कि हुकूमत भी ठीक कहती है, अपोजिशन भी ठीक कहती है और जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं वो भी ठीक ही कह रहे हैं। देखिए, दो चीज़ों को हमें देखना चाहिए। एक तो देखना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं, क्लियर कट फैक्ट्स क्या हैं, और दूसरी बात यह है कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, इस केस में लीगल एक्सपर्ट्स जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, उनकी क्या राय है। देखिए, जो फैसला है उसकी फैक्चुअल पोजीशन वाज़ेह है कि हुकूमत 186 के तहत अदालत के पास गई थी और ये सवाल पूछा था कि क्या सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से हो सकते हैं। ये वो सवाल था जिसका जवाब अदालत से मांगा गया था और उसकी तैयारी में एक आर्डीनेंस भी हुकूमत ने जारी कर दिया था, एक कंडीशनल आर्डीनेंस। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह का आर्डीनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ओपन बैलेट से नहीं हो सकते, यानी जो सवाल हुकूमत ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नफ़ी में दे दिया। उसके नतीजे में जो सदारती रेफरेंस आया था वो खुद ब खुद नल एंड वाइड हो गया, उसके वो अब मस्सर नहीं रहा। ये तो फैक्चुअल पोजीशन है। सही। अब दूसरी बात यह है कि उस फैसले में कुछ राय दी गई है। राय इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के बारे में है। हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान के आइन में जो इलेक्शन का बाब है उसमें वाज़े तौर पर जो कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के बेपनाह अख्तियारात हैं, वो खुद एक आइनी इदारा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन खुद भी एक इंडिपेंडेंट आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दहानी कराई कि शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन तमाम इक़दामात कर सकता है, तमाम इदारे ताउन के पाबंद हैं, लेकिन साथ ही ये कहा कि वोट का हमेशा खुफिया रहना ज़रूरी नहीं। और उन्होंने कोट किया 1968 का कोई फैसला। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। ये वो साल है जब अयूब की आमरीत इंतहाई बुरे वक्त से गुजर रही थी। सो अयूबी आमरीत के दौरान का एक फ़ैसला उन्होंने कोट किया और कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन मुनासिब समझे तो इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। वो कैसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके खुफिया भी रहे और साथ साथ वो शफाफ भी हो जाए। इस ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मुझे तो मालूम नहीं। उस पर जो सवालात मुजम्मिल साहब ने उठाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और जायज़ हैं। और अब मज़ीद अगला स्टेप इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ राय है, ये सिर्फ राय है, इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद नहीं है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन इस पर क्या स्टेप्स लेता है। ठीक है, एनबीसी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी राय ऐड कर लीजिए। एनबीसी मैं पहली बात ज़कीर साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करूंगा
कि वो जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें कुछ बैलेट पेपर्स आए थे जिसपे निशान लगे हुए थे, वो चैलेंज कर दिए गए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये निशान लग गए हैं, अब इनको काउंट कर लें, आप इन्हें काउंट कर लें, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये फैसला था टोटल उसका। अब जो इलेक्ट्रॉनिक का मसला है, हम बड़े डसे हुए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के और TSR के और DSR के, पता नहीं कहाँ ख़राब हो गया था, वो किस जगह उसको भी धुंध से मारा गया था, और एक धुंध का भी ख्याल रखे इलेक्शन कमीशन। इस पूरी सूरत हाल पे एक छोटा सा मैं शेर आपको था कि मूड आपका अच्छा हो जाए, कि तुम्हारे इश्क में रुस्वा हुए हम, मुज़म्मिल साहब सुने आप यार, तुम्हारे इश्क में रुस्वा हुए हम, मगर तुम तो तमाशा हो गए, जो चाहे ले जाए शेर को। वाह ठीक है NBC, आपका हमने पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर लिया। इसके साथ ही हम सेगमेंट को क्लोज करेंगे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है, बस आकर बात करेंगे बिलावल की जानिब से मुत्तहिदा को जो ऑफर की गई है उससे मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के अहम इत्तेहादी को साथ मिलाने की कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने MQM को PDM में शमूलियत की दावत दे दी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि MQM अगर PDM के प्लेटफॉर्म से कराची के हुकूक का मुतालबा करेगी तो उसमें ज़्यादा ताकत होगी। हम अपने पैनल के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि क्या इस अहम मौके पर MQM हुकूमत से हाथ कर सकती है? जनरल साहब, गॉड फादर का मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, आई एम गोना मेक एन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज। यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखिए, जितना चर्चा हो चुका है, जितना शोर शराबा और लोगों के बिकने की बातें, करप्शन के ऊपर जितनी बहस और फिर सुप्रीम कोर्ट की राय, उससे काफी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और लगता यही है कि इस वक्त लोग मोहतात होंगे अपने पॉलिटिकल कैरियर की वजह से, वरना तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं ऑफर्स, ये बड़ी लुक्रेटिव हैं और बिल्कुल इन पे अमल हो जाता। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि आज के माहौल में शायद मुश्किल हो और ये इस तरह का कोई अमल ना हो। बड़ा कोई एक आध आदमी को छुप के पीछे कर जाए या दो, लेकिन पार्टी के तौर पे करना शायद मुश्किल हो। मेरा नहीं अंदाजा, मेरा अपना ख्याल यही है कि MQM के लिए मुश्किल होगा और वो अपना किबला इस वक्त शायद तब्दील ना करें। ठीक है, आपके ख्याल में MQM के लिए ये मुश्किल होगा। NBC, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं जनरल साहब के बचे वक्त को कंज्यूम करना चाहूँ, मेरा वक्त पर वापस शुरू होगा। देखिए, MQM एक खास माइंडसेट की पार्टी है, खास माइंडसेट जो हुकूमत से अलग नहीं रह सकती। ये पहला मौका है कि उसको वफाक और सूबे में किसी एक का इंतखाब करना है। पहले तो वफाक में भी एक पार्टी थी, सूबे में वही पार्टी थी, तो मसाइल इतने नहीं थे। अब मसाइल बढ़ गए हैं। पीपल्स पार्टी वाले बहुत शरीर लोग हैं, उन्होंने ऐसी ऑफर कर दी है जिस पर गौर करने के लिए 7 घंटे तक वो बैठे रहे कल रात, और 7 घंटे बाद किसी बुजुर्ग ने उनसे कहा कि छोड़ो चक्करों को, फिलहाल PTI के साथ रहो। तो मैं वो जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो हम PTI के साथ हैं, आगे का अल्लाह जानता है। तो आगे का अल्लाह जानता है के लिए दरवाज़ा और खुल गया कि वो है कि अभी तो हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन अगर आप तहरीक एतमाद लाए तो शायद आपके साथ हो जाए, तो शायद आपके साथ हो हम। एक ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कहें कि जी अभी तो हम थोड़ा दबाव में आ गए, रात को सुबह की तो बात करेंगे, लेकिन आज की जो इत्तला है वो ये है कि वो अपने तमाम अरकान को लेकर बहादुराबाद में कैद हो गए, उन्होंने बंद कर लिया बहादुराबाद को। और PTI के 2 अरकान ने खुली बगावत की है, वो वीडियो पर आए, और अब इत्तला ये है कि PTI के 2-3 अरकान लापता हैं, गायब हैं। एक केस ये भी हो रहा है। लेकिन एक काम और भी हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर को जीरत बख्श रहे हैं, वहाँ उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, काले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे कभी वो हाथ भी नहीं मिलाते थे, जिनसे कभी वो गुफ्तगू भी नहीं करना पसंद करते थे। असलम भूतानी भी आ रहा है, अजरा परवीन भी आ रही हैं, वो लोग आ रहे हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर नाम से भी नहीं जानते, और उनसे कह रहे हैं ज़मीर भी कोई चीज़ होता है। तो आमिर डोगर ने कहा जी आपको तो ख़त लिखा है साबिक़ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी ने, बड़ा अच्छा नफीस ख़त है वो, जनाब वज़ीर आज़म फला फला। तो उन्होंने कहा ये मुझसे NRO लेना चाहते हैं। तो अब NRO का वहाँ मसला हो गया, वो वोट मांग रहा है और कह रहे हैं मुझसे NRO मांग रहे हैं। तो ये सब कुछ घपला हो गया, बड़ा घिचपिच हो गया है। इसमें अगर अपोजिशन
कुछ ज़्यादा वोट ले गई तो अपोजिशन जीत जाएगी, बट ज़्यादा वोट से मुराद ये नहीं कि गिलानी साहब जीत गए। अपोजिशन ने अगर 4, 5, 6, 7 वोट तोड़ लिए तो वो जीत जाएगी पॉइंट्स के ऊपर, ना बाकी अगर गिलानी साहब जीत गए तो बहुत बड़ा अपसेट है। ठीक है, यानी ये ऐसी ऑफर है जिस पर ना करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है जुनैरा, सिंध की सियासत में कुछ खिचड़ी सी नजर आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, आपको क्या नजर आती है सिचुएशन? मेरे ख्याल में तो बहुत क्लैरिटी है सिंध की सियासत में, क्योंकि वहाँ जरदारी साहब बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह समझ आता है कि उन्होंने किस तरह से 12 साल सिंध जैसे सूबे में गुजार लिए हैं डिस्पाइट डिलीवरिंग नथिंग। बात यह है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव करती हैं, कभी गेम में इन होती हैं, कभी आउट होती हैं, फिर वापस आती हैं। 1-2 पार्टीज़ ऐसी हैं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जिनका काम ये है कि जब जो पावर में हो उसके साथ मिल जाए, तो मेहनत भी कम करनी पड़ती है, फ़ायदे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन प्रेशर ग्रुप्स में से एक मैं समझती हूँ क्यू लीग है और एक MQM है। अब MQM का मसला ये है कि जो वर्किंग रिलेशनशिप इनका, जब इनके मेयर थे पीपल्स पार्टी के दौर में, अभी कुछ महीने पहले की बात है, हमने वर्किंग रिलेशनशिप देख लिया उनका कि ये इकट्ठे बैठ भी जाएं तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि बात होती है सारी इजारादारी की, कंट्रोल किसका है बजट्स पे, क्या हो रहा है, कितना खाया जा रहा है, कितना लगाया जा रहा है। तो मिल जाना एक चीज़ है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप के साथ लॉन्ग टर्म चलना एक दूसरी चीज़ है, जो कि MQM की और पीपल्स पार्टी की साइकोलॉजी में मुझे ऑर्गेनिक नज़र नहीं आता कि ये मिलके चल सकते हैं। हाँ, ऑफ़र आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ऑफ़र अगर बहुत ल्यूक्रेटिव है तो वक्ती तौर पे शायद ये उसे अवेल कर जाएं, बाद में फिर मुकर जाएंगे। ये इतने बेएतबारे लोग हैं। तो जो इस वक्त हो रहा है वो शर्मनाक है। मैं समझती हूँ ये बातें करते हुए कभी हंसी आती है, कभी शर्म आती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर हाउस ऑफ आवर कंट्री, और देखें हो क्या रहा है, सरेआम ज़ोहराने हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी अब याद आ गया है कि पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठना उनका भी काम है। तो वन वे और दी अदर नुकसान तो आप देखें लोगों का ही हो रहा है। एक 400, 500 या 1000 के करीब लोग हैं जिन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है पूरे मुल्क को। तो आई डोंट सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ठीक है ज़ैगम खान साहब, जुनैरा ने भी कहा कि बेएतबारे लोग हैं। ये बेएतबारी हमने माजी में देखी भी है कि कराची के मसाइल पर इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसके बाद दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते थे। ना MQM पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलती थी, ना पीपल्स पार्टी MQM के साथ मिलकर चलती थी। आइंदा क्या होगा? देखिए, इस वक्त एतबार बेएतबारी से एक ज़्यादा बड़ा मसला MQM को दरपेश है। कोई 1000 साल से हमारे इल्म कलाम वाले एक बहस में उलझे हुए हैं, और वो बहस है मजबूरी और मुख्तारी की, कि इंसान कितना मजबूर है और कितना मुख्तार है। वो मीर तकी मीर का शेर है, NBC तवज्जो कीजिएगा। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया, बदनाम किया। ठीक है। अब दूसरी तरफ वो बिल्कुल इकबाल के बेशुमार अशार हैं, तो शब्बा फरीदी, चिरागा फरीदम, सिफाला फरीदी, इयागा फरीदम वगैरह। अब मसला ये है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि इस वक्त इस मजबूरी और मुख्तारी की बहस में MQM को कहाँ रखा जाए। देखिए, MQM 1988 से कोalition गवर्नमेंट्स का हिस्सा रही है, और हर कोalition गवर्नमेंट को वो टफ़ टाइम देती रही है, पसंदीदा वजारतें लेती रही है, फंड्स लेती रही है, नौकरियां रहती रही है। इस वक्त वो ऐसी कोalition हुकूमत में है जिससे उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। और उससे भी एक बड़ा मसला है, देखिए, इसका पीपल्स पार्टी के साथ MQM का अलायंस और PTI से अलायंस, उसमें एक बहुत ही अहम फ़र्क है स्ट्रेटजी के नुक्ता नज़र से। उस पर गौर कीजिए। PTI एक ऐसी पार्टी है जिसने MQM से बहुत बड़ी हद तक कराची छीन लिया है। पीपल्स पार्टी ना ये कर सकती थी, ना इस वक्त कर सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन में जाके MQM को ये ख़तरा नहीं होता कि उससे कराची छिन जाएगा। सही। अगर पीपल्स पार्टी की ऑफ़र MQM मान लेती है, जो जाहिर है PDM में शिरकत से ज़्यादा सिंध की गवर्नमेंट में शिरकत की ऑफ़र है, तो फिर आप देखिए कि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा फंड्स भी सूबे के पास हैं, ज़्यादा अख्तियारात भी सूबे के पास है, और उन्हें उस कोalition में जाकर शायद ज़्यादा कुछ मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि कितने मजबूर हैं, कितने मुख्तार हैं, और अगर मुख्तार हैं
तो क्या MQM एक पार्टी के तौर पर खड़ी हो सकती है, एक पार्टी के तौर पर निगोशिएट कर सकती है, या इसके मुख्तलिफ ग्रुप अलग अलग रास्ता लेंगे? ठीक है, बड़ा अहम सवाल उठाया आपने कि क्या ये बीइंग पार्टी स्टैंड कर सकती है सोहरावर्दी साहब? देखें, MQM की बात ना करें, उन्होंने मुख्तार और मजबूर की बात की है। सबको पता है कि कितनी मजबूर और कितनी मुख्तार है MQM, इस पर तो बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतने दलाइल दिए NBC ने भी कि ऑफ़र कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, और जैगम खान साहब ने भी हमें समझाने की कोशिश की कि कौन सी ऑफ़र अच्छी है, कौन सी बुरी है। भाई ये सवाल तो तब है जब चूज़ करने का इख्तियार होगा। जब चूज़ करने का इख्तियार ही नहीं है तो दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब MQM और PTI का कोई आपस में इत्तेहाद बनता है। दोनों का नेचुरली कोई इत्तेहाद नहीं बनता। एक दूसरे के वोट बैंक के दोनों मुतलाशी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़। मेरा मतलब पीपल पार्टी और MQM का तो इत्तेहाद बनता है, PTI और MQM का इत्तेहाद तो उन्होंने ही कराया ना, जिन्होंने सब कुछ करवाया हुआ है। तो अभी हम सब कह रहे हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन MQM के डिसीजन से लगे हमें न्यूट्रलिटी नज़र भी आ रही है कि MQM की मजबूरी से कि 7 घंटे बैठने के बाद भी वो क्या फ़ैसला करते हैं और इशारतन बताते हैं कि हम कितने मजबूर हैं, आगे देखेंगे, अभी इजाज़त नहीं है, जब इजाज़त मिलेगी तो करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी हमारी पॉलिटिक्स का एक डायलेमा है। हम वैसे तो शफाफियत की बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के खदशे की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर का खदशा पैदा हो गया है और माहिरीने सेहत ने खबरदार किया है, कहा है कि कोरोना केसेस की तादाद फिर से बढ़ सकती है, एहतियात ज़रूरी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तालीमी इदारे भी 1 मार्च से खोले जा रहे हैं और उनमें हाज़िरी से मुतालिक भी बता दिया गया है कि कितने दिन स्कूल में हाज़िरी होगी। तजवीज़ दी है कि मोहलिक बीमारी के खिलाफ 70% आबादी को वैक्सीन लगाने तक पाबंदियाँ बरकरार रखी जाएँ। हम अपने पैनल के सामने सवाल रख रहे हैं कि क्या हुकूमत को अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। इस पर जवाब देने से पहले मुजम्मिल साहब, मैं आपको कमेंट ऐड करना चाहूंगी। मुत्तहिदा वाली बात पे आपकी बात अधूरी रह गई। हाँ, मैं फ़रोग नसीम साहब की मिसाल देना चाहता था कि देखें ना, MQM कहती है कि वो अब हमारी तरफ से वज़ीर नहीं है, हुकूमत कहती है नहीं वो आप ही की तरफ से वज़ीर हैं। MQM कहती है कि हमें दूसरी वजारत जो है वो हमारी मर्ज़ी के बंदे की दी जाए, हुकूमत कहती है नहीं आपकी मर्ज़ी के बंदे की नहीं होगी, वो तो फ़रोग नसीम ही होंगे। तो इसलिए MQM कितनी आज़ाद है और ये इत्तेहाद कितना खुद मुख्तार है, इसकी तो कई शक्लें हमने पिछले 2-2.5 साल में सामने देखी हैं। ठीक है, और इससे मुतालिक आपका क्या ख्याल है सोहरावर्दी साहब कि क्या हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए? नहीं, मैं कोरोना पे कहता हूँ, और अब मेरा ये बिल्कुल पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा है कि एक कोरोना पे इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हम अपने हमसाया ममालिक को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मुआवजा हुआ है, लेकिन ये मुआवजा हुकूमत ने ही किया है। लॉकडाउन किया है, नहीं किया है, स्कूल खोले हैं, नहीं खोले हैं, जो भी किया है अब तक के जो नताइज हैं वो ये साबित करते हैं कि हुकूमत के फ़ैसले बर वक्त और दुरुस्त साबित हुए हैं। अगर हम इंडिया देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, यूरोप देखें, अमेरिका देखें, फ्रांस, जर्मनी देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, तो हमें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ NCOC ने, गवर्नमेंट ने इस कोविड के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है, इस पर गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना चाहिए और उनके फ़ैसले अब तक बर वक्त भी साबित हुए हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई फ़ैसले ऐसे लिए हैं जिनकी टाइमिंग गलत थी, स्ट्रेटजी गलत थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कोविड के ऊपर तो इस गवर्नमेंट को फुल मार्क्स भी देने चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए और उनके फ़ैसलों में के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए आपके ख्याल में इस फैसले में। नासिर चुगताई साहब, मेरा ख्याल स्कूलों की हद तक और तालीमी इदारों की हद तक हमें एहतियात करना पड़ेगी और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बच्चे आपस में बहुत मिलते हैं। लोग कहते हैं बच्चों में कोरोना नहीं होता, मैं इसकी वाज़ेह तरदीद करता हूँ। बच्चों में कोरोना मैंने देखा है, अस्पतालों में बच्चों को देखा है मैंने, और बच्चे जिनकी उम्र 8-8, 10-10 साल है उनको देखा है। कई कॉलेजेस में टीचर्स में 8 में 12-12 टीचर्स में एक साथ कोरोना निकला है। तो इस सूरत हाल है। आपका जो नॉर्थ का इलाका है वो तो ज़्यादा बहुत नाजुक इलाका है वो,
इस हवाले से, क्योंकि वहाँ सेहत की जरूरत पहले भी नहीं है। पता नहीं वहाँ हुआ क्या है, इसका भी अंदाज़ा नहीं। तो स्कूलों की हद तक तो आपको काबू करना पड़ेगा और खुला नहीं छोड़ना होगा भाई, प्लीज़। सिनेमा हाउसेस भरेंगे आप, सिनेमा हाउसेस, थिएटर भरेंगे आप, क्या करना चाहते हैं? मतलब शादी हॉल खोल दिया आपने अंदर खाना खोल दिया, होटल्स में, सब कुछ कर लें आप, उसके बाद भी अल्लाह ताला आपको बचाएगा। ये न किसी ने नहीं बचाया है, पाकिस्तान पे अगर करम हुआ है तो अल्लाह ताला का हुआ है। और यहाँ पर ईमान और मजबूत हो जाता है आदमी का कि अल्लाह ताला है जो बचाने वाला है, क्योंकि बाकी तो सब बिखर गए थे। अच्छा, इंडिया की मिसाल मैं लेता नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर आप पर मिलियन केसेस निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ हुआ क्या है, वहाँ किस कामयाबी से उन्होंने उस पर काबू किया है। अब शायद 100-200 लोग रह गए उनके यहाँ मरने वाले डेली। तो मैं समझता हूँ एहतियात हमें करनी चाहिए, कम से कम ये कहना चाहिए कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कम से कम रोज़ाना बताना चाहिए आपको कि कोरोना बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात करें। एहतियात नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। सही है, अभी भी एहतियात की ज़रूरत है जनरल साहब। देखिए, मेरा जहाँ तक मुझे इल्म है, मेरा ख्याल है ये पॉलिसी थोड़ी जो पाबंदियां थी वो वापस कुछ लग रही हैं। आज ही बताया जा रहा था कि तालीमी इदारों के ऊपर पाबंदी वापस आ गई, उनको कहा है कि आप पहले वाले शेड्यूल पे ही काम करें। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट में कुछ एहसास मौजूद है और ये तीसरी लहर की जो बात की जा रही है ये वाकई एक मैं समझता हूँ एक वार्निंग है हुकूमत के लिए। और पाबंदियां मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए वापस आनी चाहिए। लग रहा है कि हुकूमत इस पे यही फैसला कर रही है, क्योंकि बच्चों के स्कूलों के बारे में तो आज बताया गया है कि उनको कह दिया गया है कि आप पुराने शेड्यूल पे वापस चले जाएं। और वैसे भी अब आप देख लीजिए कि 1 साल 1.5 साल जो गुजरा है, वैसे तो बच्चों का नुकसान हुआ, लेकिन बहरसूरत उससे बच्चों में ये वबा फैली नहीं। और अब बच्चे कुछ न कुछ ऑनलाइन तालीम वगैरह के भी आदी हो गए। रहा मसला ये कारोबारी जो हैं हमारे, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दोबारा देखनी होगी, जैसे मैरिज हॉल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स वगैरह या सिनेमा हॉल्स हैं, इनमें लोग बहुत इकट्ठे जमा होते हैं, बैठते हैं। यहाँ से अगर फैलना शुरू हुआ तो वो वाकई आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। तो मेरा ख्याल है वहाँ शायद रिव्यू करने की जरूरत होगी, और अगर वहाँ भी कुछ पाबंदियां लग जाए तो बेहतर है, ताकि ये वबा से बचा जा सके। यानी हर डोमेन में अलग तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है। ज़ैगम खान साहब जी, सबसे पहले मैं भी कोरोना टाइगर्स को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी वजह से पाकिस्तान के एक एक घर में, एक एक गली में, एक एक दुकान में, एक एक बाज़ार में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग पर इतनी कामयाबी के साथ अमल दरामद किया गया, जिसकी वजह से एक एक आदमी ने मास्क पहना। पाकिस्तान में मैं कहीं बाहर निकलता हूँ, कोई बग़ैर मास्क के कोई फ़र्द नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये अज़ीमुश्शान कामयाबी मिली। अरे भाई, किधर की पाबंदियाँ, कौन सी पाबंदियाँ? मैं सोशल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो बचा है इसका किसी एक्शन, किसी पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई एक्स फैक्टर है, बज़ाहिर हमारे अंदर अपनी इम्यूनिटी का फैक्टर है कि हम लोग साउथ एशियन लोग जो हैं, इससे पहले दूसरे कोरोना जो वायरसेस हैं उसको एक्सपोज होते रहे हैं। 60% जहाँ पावर्टी हो, 6 लोग एक घर में रहते हों, जहाँ पे पेशावर से बस चलती है कराची तक बंद बस, और हज़ार लोग जाते हैं और 48 घंटे सफ़र करने के बाद दूसरी साइड से निकलते हैं। किधर की सोशल डिस्टेंसिंग ना पॉसिबल थी, ना की गई, ना हो सकती थी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। सही, बहुत बेहतर हालात हैं। आज के केसेस हैं 1392, 36 डेथ्स में क्योंकि लैग होता है, मेरे ख्याल में कुछ दिन में 10-15 पे आ जाएंगे। मौसम भी बदल रहा है और इसमें मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। स्कूलों को हमने खामखा में बंद रखा, हर चीज़ खुली रही। 1 साल स्कूल बंद करके हमने तालीम का कबाड़ा किया, 1 साल मज़ीद, 6 महीने 1 साल मज़ीद गुजर गए तो मुकम्मल तौर पर हमारी तालीम गारत हो जाएगी। हम तालीम को दोबारा रिकवर ही नहीं कर सकेंगे। दिस इज़ मैडनेस। दुनिया ने सबसे आखिर में स्कूल बंद किए, हमने सबसे पहले बंद किए। दुनिया ने सबसे पहले स्कूल खोले, हमने सबसे आखिर में खोले। ये कोई पॉलिसी नहीं है। तालीम को बर्बाद मत करें, आप कुछ नहीं कर सके, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे को बढ़ें। सिर्फ एक चीज़ हुकूमत ने अच्छी की कि इन्होंने सोशल सपोर्ट का जो अर्लियर
प्रोग्राम बनाया और लाखों लोगों को सपोर्ट दी, वो एक अच्छा कदम था, उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। ठीक है जुनैरा। देखिए, इन द टाइम्स टू कम इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। हम जितनी मर्जी थ्योरीज पेश कर दें, किसी को नहीं पता कि कोरोना जहाँ फैला, बहुत ज़्यादा फैला, 4th वेरिएंट तक गया, वो क्यों गया, और कहाँ वो फर्स्ट में ही कंट्रोल हो गया, वो क्यों हो गया। सो ये ला हासिल बहस है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। असल चीज़ ये है कि अभी जो वैक्सीन का रोल आउट हो रहा है, उसको पैटर्न को देखते हुए कि कितने टाइम में आप अपनी कितनी आबादी को वैक्सीन लगा देंगे, लोगों ने एस्टिमेट कर लिया दुनिया में कि हम अपने बॉर्डर्स, अपने स्कूल्स, अपनी मार्केट्स कब तक खोलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम अपने बॉर्डर्स अक्टूबर से पहले नहीं खोलेंगे। तो हमें भी थोड़ा सा, जहाँ तक अभी हमने जो एहतियात कर ली है, जितनी कर ली है, अभी थोड़ा सा उसे सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि अभी रोल आउट हमारा बहुत स्लो है। हमें नहीं पता कितनी, हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वैक्सीन अभी उतनी नहीं है, तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि हमने चीज़ें कंट्रोल बज़ाहिर की हुई थी, अंदर सब कुछ हो रहा था, शादियाँ भी हो रही थी, गैदरिंग्स भी हो रही थी, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। तो अगर उस सब के साथ भी बचे हुए थे, तो अभी थोड़ा सा अगर और सब्र कर लेंगे और कोई अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान बना लेंगे तो बेहतर होगा। यानी अगर बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आगे चला जाए तो मामलात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। जल्द पाबंदियां उठाने से मुतालिक हमने अपने पैनल के सामने सवाल रखा और तमाम तज्जियाकारों का ये कहना है कि मज़ीद बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा सकती है और वर्दी साहब इससे खुश नज़र आते हैं। इसके साथ ही एक और सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने मैं रखना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि वो सेनेट इलेक्शन की खुद निगरानी करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं क्या इमरान खान PDM को कोई अपसेट करने से रोक सकेंगे? जनरल साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेज के ऊपर इतना कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, जो PTI के मसाइल थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के थे। उसमें गवर्नेंस का इशू था, उसमें महंगाई वगैरह के इश्यूज थे, उसकी वजह से आवाम में वो और ये PDM के लोगों ने उसी चीज को एक्सप्लॉइट किया। तो वो एक इशू मौजूद है जिसकी वजह से आपने देखा कि पार्टियों में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों ने अपने बेदमिनानी का इजहार किया कि हमें इस चीज की वजह से मुश्किल हो रही है, हम अपने इलाकों में जाके फेस नहीं कर सकते पब्लिक। तो वो तो उनके पास एक ऐसा जवाब मौजूद है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब कभी कभार जाके किसी को मिले और बाज लोगों को उन्होंने कभी देखा ही ना हो, तो उनका क्या रिएक्शन होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए? तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर स्टेज के ऊपर बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि जो सिचुएशन है उसमें इस स्टेज के ऊपर कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाना मुश्किल होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, नासिर चुगताई साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का आना, हेडलाइन का अखबारों में लगना कि प्राइम मिनिस्टर खुद लुक आफ्टर करेंगे इस इंतखाबात को, ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की टीम नाकाम हो गई। इत्तला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने पहले कहा था कि इस प्रोग्राम की तैयारी करो, हमें ख़तरा है कि कुछ मसाइल पैदा होंगे। तो तैयारी उन्होंने जिस तरह की, वो रोज़ाना के टिकर्स थे, रोज़ाना के बयानात थे, और वही उन्होंने पेश कर दी कि हमने तैयारी ये की थी। उस पर प्राइम मिनिस्टर को खासा गुस्सा आया। और पहले भी वो सुना चुके हैं वज़रा को अपने कि आपके पास 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, लेकिन वो कारकर्दगी सही नहीं हो पा रही। सुबह उठते ही एक टिकर PDM के खिलाफ दे देना कारकर्दगी नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है आपकी? आप देखें ना, DG ISPR और ISPR कितने खूबसूरत तराने निकाल रहे हैं। 23 मार्च है, जो डे है ये, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? वो तो सिर्फ उठ के PDM के खिलाफ बयान जारी कर देती है। वही दूसरी मिनिस्ट्रीज का हाल है, वही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का हाल है। तो और किसी ने पॉलिटिकल अप्रोच नहीं की सेनेट के इंतखाबात के लिए, किसी ने लोगों से रब्ता नहीं किया, किसी ने बातचीत नहीं की। सब इसी जोन में रहे कि हम तो जीत जाएंगे। लेकिन KPK में मामला उल्टा हो गया, बलूचिस्तान में मामला उल्टा हो गया, सिंध में मामला उल्टा हो गया, पंजाब में बमुश्किल मुकमगा हुआ है। जानते हैं मुजम्मिल साहब कि वहाँ किस तरह कि जिसका जो हिस्सा है वो ले ले और अपने घर जाए वो बैठकर आराम से। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर को देर हो गई, प्राइम मिनिस्टर को पहले निकलना चाहिए था, और अब शायद जितना नुकसान हो गया है वो हो गया, शायद थोड़ा जो बचा लेंगे। जो नुकसान होना था वो हो गया है। जुनैरा।
इमरान खान एक शख्सियत के एतबार से थोड़े से अपने ही सर्कल में रहने वाले इंसान हैं, और जो उनसे थोड़ी सी पॉलिटिकल मेरे ख्याल है फॉली हुई है वो ये हुई है कि वो जब पॉलिटिक्स में आए हैं तो वो जो हमने उनका एक कनेक्शन देखा था मैसेस के साथ 1-to-1, वो उसको अपने पॉलिटिकल सर्कल में कन्वर्ट नहीं कर सके। उनका कनेक्शन हर MPA, हर MNA, हर कैंडिडेट के साथ वैसा नहीं है जैसा जरदारी साहब का है अपने वर्कर्स के साथ, या जैसा बिलावल का है, या जैसा नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है। एक डिस्कनेक्ट है, एंड दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट एवरीथिंग दैट PTI डज फॉर द टाइम्स टू कम। अगर अपना वो ये रवैया चेंज करने पे तैयार हो गए हैं, और अगर वो अभी आ गए हैं पार्लियामेंट, तो मेरे ख्याल है इट्स अ बिग स्टेप अहेड कि उन्होंने कम से कम रियलाइज़ किया कि मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज PTI इज़ नथिंग विदाउट इमरान खान। कोई सेकेंड टियर, थर्ड टियर में हमारे वैसे भी लीडरशिप्स नहीं होती पॉलिटिकल पार्टी में, तो यहाँ तो फिर सिर्फ इमरान खान है, उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं, उनकी कोई बेगमात भी नहीं है। सो अगर वो आ गए हैं, इट इज़ गुड फॉर PTI। सेनेट पे फॉरेन इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, बट हो सकता है कि उनको ये इदराक हो गया हो कि मुझे पॉलिटिकली लोगों के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है जैगम खान साहब, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा वज़ीर आज़म इमरान खान के आने से? देखिए, अगर कोई फ़र्क पड़ सकता है तो वो इमरान खान के बराह रास्त मुलव्वस होने से, शामिल होने से पड़ सकता है। क्योंकि मसला क्या है? मसला ये है कि PTI के अंदर गदर मचा हुआ है, PTI के अंदर तवाइफुल मलूकी है, ग्रुप्स बन गए हैं, जिसका सबसे बड़ा इजहार नौशहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, जो साबिक वज़ीर आला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इसके बाद जिस तरीके से टिकटें दी गई, उससे मज़ीद मसले पैदा हो रहे हैं। इमरान खान ने हस्ब दस्तूर बड़े बड़े ATM पकड़ लिए, जिनकी ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना वो टेक्नोक्रेट के दौर पे जाने जाते हैं। वाहिद उनकी वजह शोहरत है कि उनके जेब में पर्स नहीं होता, बल्कि वो ब्रीफ केस उठाए फिरते हैं। और बराह रास्त PTI की हाईएस्ट क़यादत पे 75 करोड़ लेने का भी इल्ज़ाम है इन सीटों के लिए, और 35 करोड़ का भी इल्ज़ाम है जो अपोजिशन नहीं लगा रही, इनके अपने लोग लगा रहे हैं। इस वजह से इस बात का बहुत ख़तरा है कि खाली नाराज़गी में ही इनके अपने मेंबर मुखालिफों को वोट ना दे दें। अब ज़रूरी है कि वो उनको ख़ुद बनाएं और उनको भी तसल्ली दें। ज़ाहिर है उनको भी वादे देंगे कि किसको वज़ीर बनाया जाएगा, किसको फ़ंड दिए जाएंगे, किसको क्या मिलेगा। उनको ठंडा करेंगे तो कुछ सिचुएशन बेहतर होगी। ठीक है सरवर्दी साहब, मैं समझता हूँ PTI में इस वक्त इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की लड़ाई है। इमरान खान साहब ने पिछले 2.5 साल ये हुकूमत नॉन इलेक्टेड लोगों के ज़रिए चलाई है, स्पेशल असिस्टेंट्स के ज़रिए चलाई है, और जो इलेक्टेड लोग हैं उनका नॉन इलेक्टेड लोगों के साथ वो राब्ता नहीं है, वो कंफर्ट लेवल नहीं है। नवाज शरीफ भी अरकान असम्बली को नहीं मिलते थे, आसिफ जरदारी साहब भी कोई रोज़ नहीं मिलते थे। सवाल ये है कि जो आपके वज़रा होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का पता होता है, उनके दीगर इलेक्टेड लोगों के साथ राब्ते होते हैं, और गवर्नमेंट में एक कुशन्स और लेयर्स बनती जाती हैं। PTI की गवर्नमेंट में हमें वो कुशन्स और लेयर्स इसलिए नहीं नज़र आई कि इमरान खान के बाद तो हुकूमत ही जो है नॉन इलेक्टेड लोगों की थी, सारी इंपॉर्टेंट वजारतें नॉन इलेक्टेड लोगों के पास थी। तो जो नॉन इलेक्टेड लोगों के खिलाफ नफरत है उसका बेसिक मसला है। और इमरान खान साहब देखें अपने नॉन इलेक्टेड लोगों को। कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी सरवर्दी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।